तो हमें प्रूफ करना है कि एक प्लैनेट की एरियल स्पीड एक फिक्स्ड स्टार के अबाउट कांस्टेंट होती है। एरियल स्पीड क्या होता है? एरियल स्पीड को हम यूजुअली da/dt से लिखते हैं। da का क्या मतलब होता है? da का मतलब होता है अमाउंट ऑफ एरिया स्वाइप्ड बाय द पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर कितना एरिया स्वाइप करता है? पोजीशन वेक्टर किसका पोजीशन वेक्टर? ये पोजीशन वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर ऑफ द प्लैनेट, प्लैनेट का पोजीशन वेक्टर स्टार के रिस्पेक्ट में। यानी कि ये हमें कहना चाह रहा है कि अगर मान लो प्लैनेट स्टार के आसपास, जो प्लैनेट है स्टार के आसपास कुछ एलिप्टिकल ऑर्बिट में घूम रहा है, ये मेरा स्टार है और ये मेरा प्लैनेट है। मान लो प्लैनेट ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, प्लैनेट स्टार के अबाउट एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, प्लैनेट हल्का सा आगे आ जाएगा, प्लैनेट पी की जगह कहां पे आ जाएगा? पी की जगह पी डैश पे आ जाएगा, फिर थोड़ा आगे बढ़ेगा, फिर थोड़ा आगे बढ़ेगा, घूमेगा। तो शुरुआत में जो प्लैनेट का पोजीशन वेक्टर है स्टार के रिस्पेक्ट में, वो ये रेड वाली डॉटेड लाइन है। और जब प्लैनेट थोड़ा आगे आ गया, अब प्लैनेट का पोजीशन वेक्टर स्टार के रिस्पेक्ट में ये दूसरी रेड वाली डॉटेड लाइन है। अब मुद्दे की बात है कि कितना एरिया स्वाइप किया। अगर आप एरिया स्वाइप ध्यान से देखोगे तो मैं येलो कलर में शेड कर रहा हूं। प्लैनेट के पोजीशन वेक्टर ने ये येलो कलर का एरिया स्वाइप किया। इस येलो कलर के स्वाइप्ड एरिया को मैं डीए लिख लेता हूं। साफ साफ आपको डायग्राम में दिख रहा है कि डीए क्या है। बहुत बढ़िया। और ये डीए कितने टाइम में स्वाइप हुआ है? ये डीए एरिया स्वाइप हुआ है डीटी टाइम में। तो da/dt कांस्टेंट है। किसी भी टाइम इंस्टेंट पे आप देखें तो da/dt कांस्टेंट है। अगर मान लीजिए आपने बोला कि प्लैनेट की पोजीशन p1 है, प्लैनेट की पोजीशन p1 है और सेम dt टाइम के दौरान प्लैनेट p1 से p2 की तरफ मूव करता है। अब स्टार से प्लैनेट की शुरुआत की पोजीशन का पोजीशन वेक्टर, स्टार से प्लैनेट की बाद वाली पोजीशन का पोजीशन वेक्टर, और कितना एरिया स्वाइप किया। मैं फिर से येलो कलर में एरिया स्वाइप शेड कर देता हूं। और ये हो गया आपका डीए। मुद्दे की बात है सेम टाइम इंटरवल में सेम एरिया स्वाइप होगा, ये प्रूव करना है। प्लैनेट पूरे एलिप्टिकल ऑर्बिट में कहीं भी हो, सेम टाइम इंटरवल में सेम एरिया स्वाइप होने वाला है। तो अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो P से P डैश जाने के लिए कितना टाइम लगा था? dt। और dt टाइम में कितना एरिया स्वाइप हुआ? da। P1 से P2 जाने में कितना टाइम लगा? सेम अमाउंट ऑफ टाइम लगा dt। अगर अमाउंट ऑफ टाइम सेम लग रहा है तो एरिया भी सेम ही स्वाइप होगा, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है। इसके प्रूफ के लिए हम बेसिक मैकेनिक्स का यूज करेंगे और बेसिक फंडामेंटल्स का यूज करेंगे। बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ ग्रेविटेशन का यूज करेंगे और एकदम बेसिक से मैकेनिक्स का यूज करेंगे। तो बेसिक फंडामेंटल ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है? बेसिक फंडामेंटल ऑफ ग्रेविटेशन में कहता है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो सेंट्रल इन नेचर है। अच्छा, सेंट्रल इन नेचर ग्रेविटेशनल फोर्स का मतलब क्या हुआ? सेंट्रल इन नेचर है ग्रेविटेशनल फोर्स, सेंट्रल इन नेचर है। तो मैं देखो सबसे पहले मान लेता हूं कि एलिप्टिकल ऑर्बिट में S फॉर स्टार फिक्स्ड स्टार है। ये मैंने मेजर एक्सिस मार्क कर दी और मैंने बोल दिया ये आपका P प्लैनेट है। और मैंने ऐसा मान लिया कि प्लैनेट एंटी क्लॉकवाइज चक्कर लगा रहा है। तो प्लैनेट थोड़ा सा और आगे बढ़ेगा, फिर थोड़ा सा और आगे बढ़ जाएगा, थोड़ा सा और आगे बढ़ जाएगा, थोड़ा सा और आगे बढ़ेगा, थोड़ा सा और आगे बढ़ेगा, थोड़ा सा और आगे बढ़ेगा, और आगे बढ़ा, और आगे बढ़ा। तो प्लैनेट एलिप्टिकल ऑर्बिट में घूम रहा है। अगर आप देखें प्लैनेट पे स्टार का फोर्स, कौन सा फोर्स है प्लैनेट पे स्टार की वजह से? प्लैनेट पे स्टार की वजह से एक ही फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स। और याद रखना, मैं स्टार को फिक्स मान के चलूं, प्लैनेट पे स्टार की वजह से जो फोर्स है, प्लैनेट पे जो स्टार की वजह से फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स, वो किस डायरेक्शन में है? वो स्टार की तरफ है। स्टार प्लैनेट को
अपनी तरफ खींच रहा है। सेंट्रल इन नेचर ग्रेविटेशन फोर्स, जो कि हमने ग्रेविटेशन की शुरुआत में पढ़ा था कि एक बॉडी दूसरी बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, लाइन जॉइनिंग द सेंटर्स के टुवर्ड्स होता है। प्लैनेट थोड़ा आगे बढ़ गया, अगर प्लैनेट थोड़ा आगे बढ़ गया तो आगे बढ़ने के बाद भी क्या होगा, जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द प्लैनेट बाय द स्टार है, वो है तो अभी भी स्टार की तरफ ही, ठीक है। प्लैनेट थोड़ा सा और आगे बढ़ गया, अभी भी जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द प्लैनेट बाय द स्टार है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स स्टार की तरफ ही डायरेक्टेड है। प्लैनेट थोड़ा और आगे बढ़ गया, प्लैनेट के और आगे बढ़ने के बाद भी जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द प्लैनेट है, वो स्टार की तरफ ही डायरेक्टेड है। अब आपको बात समझ में आ गई होगी कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। कभी भी किसी भी इंस्टेंट पे, कभी भी किसी भी इंस्टेंट पे अगर आप प्लैनेट पे ग्रेविटेशनल फोर्स देखते हैं स्टार की वजह से, प्लैनेट पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, उस ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन किस तरफ है, स्टार की तरफ डायरेक्टेड है। और ये ऐसा क्यों है, बिकॉज ऑफ द सेंट्रल नेचर ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। वो दो स्फीयर्स या दो पॉइंट के अलोंग द लाइन जॉइनिंग एक्ट करता है, ठीक है। अब सोचने की बात है कि इस प्लैनेट पे टोटल कितने फोर्सेस लग रहे हैं। इस प्लैनेट पे टोटल एक ही फोर्स लग रहा है। कौन सा फोर्स लग रहा है, टोटल वो फोर्स लग रहा है जो स्टार इस पे लगा रहा है। और स्टार इस पे कौन सा फोर्स लगा रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द प्लैनेट क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, एक ही फोर्स है। और वो किस तरफ लग रहा है, वो हमेशा स्टार की तरफ पॉइंट कर रहा है। तो मैं इसकी एक्सप्लेनेशन में एक चीज लिख सकता हूं, मैं इसकी एक्सप्लेनेशन में एक चीज लिख सकता हूं। क्या चीज लिख सकता हूं, at any time instant comma the gravitational force on the planet is directed towards the star। किसी भी टाइम इंस्टेंट पे प्लैनेट पे जो ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है वो हमेशा किस पॉइंट की तरफ डायरेक्टेड है, वो स्टार की तरफ डायरेक्टेड है। और यही ग्रेविटेशनल फोर्स उस प्लैनेट पे नेट फोर्स की तरह काम कर रहा है, क्योंकि प्लैनेट पे फोर्स ही एक लग रहा है, एक ही फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। और वो हमेशा ग्रेविटेशनल फोर्स किसकी तरफ पॉइंटेड है, स्टार की तरफ। अब लोग कहेंगे सर प्लैनेट भी तो स्टार को अट्रैक्ट कर रहा है। हाँ भाई, प्लैनेट भी स्टार को अट्रैक्ट कर रहा है, पर फिलहाल मैं प्लैनेट को सिस्टम मान के चल रहा हूं। अगर मैं प्लैनेट को सिस्टम मान के चल रहा हूं तो मैं प्लैनेट पे एक्सटर्नल सराउंडिंग की वजह से जो फोर्स लग रहे हैं उसको कंसीडर करूंगा। तो प्लैनेट पे स्टार की वजह से जो फोर्स लगेगा वो कंसीडर करूंगा, क्योंकि स्टार सराउंडिंग है, प्लैनेट सिस्टम है। प्लैनेट स्टार पे जो लगा रहा है, सिस्टम जो सराउंडिंग पे फोर्स लगा रहा है उसकी बात नहीं करूंगा, क्योंकि मेरा फोकस किस पे है, मेरा फोकस तो सिस्टम पे है, ठीक है। अगर मैं कहूं फाइंड द टॉर्क ऑन प्लैनेट अबाउट द स्टार, स्टार के अबाउट प्लैनेट पे टॉर्क निकालनी है, अपने सिस्टम पे टॉर्क निकालनी है, किस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालनी है, स्टार वाले एस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालनी है, ठीक है। तो देखो भैया, टॉर्क निकालने से पहले सबसे पहले चेक करना होता है कि जिस पॉइंट के अबाउट हम टॉर्क निकाल रहे हैं क्या वो पॉइंट एक्सेलरेटेड तो नहीं है। क्योंकि अगर वो पॉइंट, इस केस में एस, जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकाली जा रही है, वो पॉइंट अगर एक्सेलरेटेड होगा तो सूडो फोर्स देना पड़ेगा। सूडो फोर्स देना पड़ेगा तो सूडो फोर्स की टॉर्क भी कंसीडर करनी पड़ेगी। सूडो फोर्स की कितनी टॉर्क आएगी वो अलग बात है। इस केस में जो स्टार है, इस केस में स्टार इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम है। इस केस में स्टार इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम क्यों है, ये भी अच्छी बात है। क्या होता है इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम? इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम वो चीज होती है जिसकी खुद की एक्सेलरेशन जीरो होती है। अब ये स्टार फिक्स्ड है, हमेशा के लिए फिक्स था, अभी भी फिक्स्ड है, आगे चल के भी फिक्स्ड रहेगा। क्योंकि ये स्टार फिक्स्ड है तो इसकी वेलोसिटी कितनी है? इसकी वेलोसिटी जीरो, पहले भी जीरो थी, अभी भी जीरो है, आगे जाके भी जीरो रहेगी। अगर इसकी वेलोसिटी सदा सदा के लिए जीरो है तो इसकी एक्सेलरेशन कितनी हो जाएगी? जीरो वेलोसिटी, यानी कि कांस्टेंट वेलोसिटी। द वेलोसिटी इज ऑलवेज कांस्टेंट इन एन इंटरवल। इन एन इंटरवल अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो उस इंटरवल में एक्सेलरेशन कितनी हो जाती है? जीरो हो जाती है। एक्सेलरेशन जीरो हो गई तो ये स्टार एक इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम कहलाएगा। यानी कि स्टार पे बैठ के अगर प्लैनेट को ऑब्जर्व करूंगा तो कोई सूडो फोर्स देने की आवश्यकता नहीं होगी। तो ठीक है, स्टार पे बैठ के प्लैनेट पे कितने फोर्सेस लगते दिख रहे हैं? स्टार पे बैठ के प्लैनेट पे सिर्फ एक फोर्स लगता हुआ दिख रहा है। कौन सा फोर्स? केवल ग्रेविटेशनल फोर्स। और वो ग्रेविटेशनल फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन भी देखा जाए, वो ग्रेविटेशनल फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन भी देखा जाए तो किसके थ्रू पास कर रहा है? वो ग्रेविटेशनल फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन हमेशा स्टार के थ्रू पास कर रहा है। तो जाहिर सी बात है टॉर्क की वैल्यू कितनी हो जाएगी? जीरो, क्योंकि टॉर्क का मैग्नीट्यूड होता है आर परपेंडिकुलर इनटू एफ। आर परपेंडिकुलर क्या होता है? लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स।
और एक्सिस या पॉइंट के बीच की परपेंडिकुलर दूरी, और 0 क्योंकि लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स इज पासिंग थ्रू द पॉइंट, इज पासिंग थ्रू विच पॉइंट, इज पासिंग थ्रू द पॉइंट जिसके अबाउट आप टॉर्क ले रहे हो, टॉर्क का मैग्नीट्यूड 0 हो गया। सोचिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या कहता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम कहता है कि अगर टॉर्क 0 है तो एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है। एंगुलर मोमेंटम ऑफ द प्लैनेट अबाउट स्टार इज कांस्टेंट, और उस एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू क्या बोल दें? उस एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू बोल देते हैं L। ठीक है, अगर आप देखें एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू मैंने L सपोज कर ली। किसका एंगुलर मोमेंटम? प्लैनेट का एंगुलर मोमेंटम। किसके अबाउट? स्टार के अबाउट। क्या है? कांस्टेंट है। कितनी वैल्यू? वैल्यू L सपोज कर ली। L चेंज नहीं होगा। प्लैनेट यहां पे है, यहां पे है, यहां पे है। प्लैनेट किसी भी पोजीशन पे हो, अपने एलिप्टिकल ऑर्बिट में प्लैनेट किसी भी पोजीशन में हो, जो उसका एंगुलर मोमेंटम है स्टार के अबाउट वो फिक्स रहने वाला है। और उसकी वैल्यू कितनी अज्यूम कर ली मैंने? L। L इज फिक्स्ड, L विल नॉट चेंज थ्रू आउट द एलिप्टिकल ऑर्बिट। बहुत बढ़िया। L को और विजुअलाइज करना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि मैं L को और ज्यादा विजुअलाइज करूं। अगर L को मैं अच्छे से विजुअलाइज करना चाहता हूं तो मैंने बोला यार एक बात देखो, ये आपका स्टार है, ये आपका प्लैनेट है। पोजीशन वेक्टर मैंने बना लिया स्टार से प्लैनेट तक। स्टार से प्लैनेट तक जो पोजीशन वेक्टर है वो ये रहा। स्टार से प्लैनेट की दूरी, जो भी स्टार से प्लैनेट की दूरी है, उस दूरी को मैंने बोल दिया r। स्टार से प्लैनेट की दूरी r है। प्लैनेट की वेलोसिटी क्या होगी? डायरेक्शन प्लैनेट की वेलोसिटी की, द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ द प्लैनेट विल बी टेंजेंट टू इट्स पाथ। बॉडी जिस भी पाथ मूव करती है उस पाथ पे टेंजेंट बना लो, उस ट्रेजेक्टरी पे टेंजेंट बना लो, उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी होने वाली है। तो अगर मैं वेलोसिटी, नेट वेलोसिटी ऑफ द प्लैनेट की बात करें, ध्यान से देखिए मैं टेंजेंट बना रहा हूं। नेट वेलोसिटी ऑफ द प्लैनेट टेंजेंट है, टेंजेंट की डायरेक्शन में नेट वेलोसिटी ऑफ द प्लैनेट है। दिस v इज टोटल वेलोसिटी ऑफ द प्लैनेट एट दिस इंस्टेंट। ये वेलोसिटी फिक्स नहीं है, बिल्कुल नहीं है, वेलोसिटी फिक्स नहीं है, क्योंकि अगर प्लैनेट थोड़ा आगे जाएगा तो वेलोसिटी चेंज होगी। प्लैनेट जब और आगे जाएगा तो वेलोसिटी चेंज होगी। क्यों वेलोसिटी चेंज होगी इसकी बात भी कर लेते हैं। जैसे जैसे प्लैनेट आगे जा रहा है, प्लैनेट की सेपरेशन स्टार से चेंज हो रही है। प्लैनेट की सेपरेशन स्टार से चेंज हो रही है तो पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज हो रही होगी, -gm1m2/r, -gm1m2 अपॉन सेपरेशन। अगर पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रही है तो काइनेटिक भी चेंज होगी। क्यों? ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहती है। इसकी बात हमने बहुत डिटेल में वर्क पावर एनर्जी में की थी, आपको याद होगा। तो जैसे जैसे प्लैनेट स्टार के आसपास मूव कर रहा है, सेपरेशन तो लगातार चेंज हो रही है। सेपरेशन चेंज हो रही है तो पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रही है। पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रही है तो काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रही है। काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रही है तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जरूर चेंज हो रहा है। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंजिंग है, और वेलोसिटी की डायरेक्शन वो भी चेंजिंग है, क्योंकि वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी? टेंजेंट एट एवरी पॉइंट। और आप लोग ये भी अनुमान लगा सकते हैं, जब प्लैनेट सबसे पास होगा, प्लैनेट जब स्टार के सबसे पास होता है तो मिनिमम पॉसिबल पोटेंशियल होती है, तो मैक्सिमम पॉसिबल काइनेटिक होगी, यानी कि हाईएस्ट स्पीड यहां पे होती है जिसको पेरीजी बोलते हैं, और लोएस्ट स्पीड यहां पे होती है जिसको कि एपोजी बोलते हैं। खैर वो एक बात की डिस्कशन है। मैंने बोला इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट ले लो, इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट लो। इस वेलोसिटी का एक कंपोनेंट आएगा r, r दिख रहा है ना, r, r क्या है? अरे ये sp वाली लाइन r है। वेलोसिटी का एक कंपोनेंट ये हो गया, वेलोसिटी का एक कंपोनेंट ये है r के परपेंडिकुलर, और वेलोसिटी का एक कंपोनेंट ये है r के अलोंग। तो मैंने प्लैनेट की वेलोसिटी को दो कंपोनेंट में बांट लिया। वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द लाइन जॉइनिंग स्टार एंड प्लैनेट, वेलोसिटी अलोंग द लाइन जॉइनिंग स्टार एंड प्लैनेट। तो अब मैं, मुद्दे की बात है, टोटल वेलोसिटी को नहीं देखने वाला, मैं उनके कंपोनेंट्स को देखने वाला हूं। अगर मुझे एंगुलर मोमेंटम लिखना है, तो मैं एंगुलर मोमेंटम क्या लिखूंगा? मास ऑफ द प्लैनेट, दिस इज मास ऑफ द प्लैनेट, इनटू v परपेंडिकुलर इनटू r। अब ये चीज हमने कहां पढ़ी थी? ये चीज हमने पढ़ी थी रोटेशन मोशन के एंगुलर मोमेंटम में। mvcm r परपेंडिकुलर बोल लीजिए या mv परपेंडिकुलर इनटू r बोल दीजिए, आपकी मर्जी है। तो यहां पे मैंने क्या किया? वेलोसिटी ऑफ द प्लैनेट को दो हिस्सों में तोड़ा। तो प्लैनेट की कौन सी वाली वेलोसिटी एंगुलर मोमेंटम के फॉर्मूले में अपीयर कर रही है? प्लैनेट की वो वाली वेलोसिटी एंगुलर मोमेंटम के फॉर्मूले में अपीयर कर रही है जो कि
लाइन जॉइनिंग प्लैनेट एंड स्टार के 90 डिग्री पे है, 90 डिग्री पे है। यानी कि प्लैनेट जब थोड़ा आगे आ जाएगा, प्लैनेट जब थोड़ा आगे आ जाएगा, प्लैनेट आगे आ गया तो ये ऑरेंज कलर की डॉटेड लाइन बना दी मैंने, ये ऑरेंज कलर की डॉटेड लाइन आपका आर हो गया। अब प्लैनेट की जो वेलोसिटी है, प्लैनेट की वेलोसिटी थोड़ी ऐसी हो गई, टेंजेंट टू द पाथ, अगर आप बहुत ध्यान से देख रहे हैं तो पाथ पे टेंजेंट ही है, प्लैनेट की वेलोसिटी हो गई टेंजेंट टू द पाथ। इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट, इस वेलोसिटी का एक कंपोनेंट होगा, इस वेलोसिटी का एक कंपोनेंट हो जाएगा परपेंडिकुलर टू आर, और इस वेलोसिटी का दूसरा कंपोनेंट हो जाएगा पैरेलल टू आर। और अगर आप देखेंगे तो ये 90 डिग्री बन रहा है, ऐसा कुछ। इस मौके पे भी, इस मौके पे भी अगर आप एंगुलर मोमेंटम लिखेंगे, एंगुलर मोमेंटम विल बी मास इनटू v परपेंडिकुलर इनटू r। अब मुद्दे की बात है कि पहले प्लैनेट की पोजीशन p1 थी, बाद में प्लैनेट की पोजीशन p2 हो गई है। p1 p2 में क्या सेम है? p1 p2 में एंगुलर मोमेंटम सेम है। क्या p1 p2 में, क्या p1 p2 में r सेम है? बिल्कुल नहीं, r सेम नहीं है। अरे सेपरेशन चेंज हो रही है। क्या p1 p2 में, p1 p2 पोजीशन में v परपेंडिकुलर सेम है? नहीं, v परपेंडिकुलर भी सेम नहीं है। p1 p2 में क्या सेम है? मास v परपेंडिकुलर और r का प्रोडक्ट, मास तो वैसे भी कांस्टेंट होने वाला है, तो v परपेंडिकुलर मल्टीप्लाइड बाय r सेम है p1 p2 में। तो किसी भी टाइम इंस्टेंट पे, किसी भी टाइम इंस्टेंट पे आप ऐसा बोल सकते हैं कि एंगुलर मोमेंटम बराबर मास ऑफ द प्लैनेट इनटू v परपेंडिकुलर इनटू r। और जो एंगुलर मोमेंटम है, जो एंगुलर मोमेंटम ऑफ द प्लैनेट है, अभी हमने बात की थी एंगुलर मोमेंटम ऑफ द प्लैनेट कांस्टेंट आने वाला है। एंगुलर मोमेंटम ऑफ द प्लैनेट कांस्टेंट क्यों आने वाला है? क्योंकि टॉर्क जीरो था, वही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। यानी कि हम कह सकते हैं सरल भाषा में कि v परपेंडिकुलर मल्टीप्लाइड बाय r कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ द प्लैनेट परपेंडिकुलर टू द लाइन जॉइनिंग प्लैनेट एंड स्टार, और सेपरेशन को मल्टीप्लाई करो तो ये l बाय m आ जाएगा, और ये कांस्टेंट है। l तो कांस्टेंट है ही, और मास तो वैसे भी प्लैनेट का घूमते हुए कांस्टेंट ही रहने वाला है। ठीक है, तो हमने क्या प्रूव किया? हमने कुछ नहीं प्रूव किया, हमने प्रूव किया एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है बस। हमें प्रूव क्या करना था? प्रूव करना था एरियल स्पीड कांस्टेंट है, उस पे आएंगे। तो हमने पहले प्रूव कर लिया कि एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है, एल है एंगुलर मोमेंटम, हमेशा एल रहेगा, और एल बराबर एम वी परपेंडिकुलर इनटू आर, मास ऑफ द प्लैनेट, मास ऑफ द प्लैनेट, velocity of the planet perpendicular to the line joining planet and star, and separation between planet and star। ये एंगुलर मोमेंटम है, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, क्योंकि m भी कांस्टेंट है, डिवाइड कर लिया, v परपेंडिकुलर इनटू r कांस्टेंट आ गया। ठीक है, अब हम आते हैं एरियल वेलोसिटी पे। तो मैंने कहा था एरियल वेलोसिटी क्या है? एरियल वेलोसिटी है अमाउंट ऑफ एरिया स्वाइप्ड। प्लैनेट p1 पोजीशन पे है, प्लैनेट p1 पोजीशन पे है, थोड़े से टाइम बाद p1 से p2 पे चले जाता है, थोड़े से टाइम बाद प्लैनेट p1 से p2 पे चले जाता है। तो कितना एरिया स्वाइप किया? ये एरिया स्वाइप किया। एरिया स्वाइप आपको दिख रहा है, दो पिंक वाली लाइन के बीच में बाउंडेड एरिया। अब मुद्दे की बात है, P1 से P2 जाने में इतना कम टाइम लगा, इतना कम टाइम लगा कि P1 P2 तो ऑलमोस्ट एक स्ट्रेट लाइन मान सकता हूं। हाँ, P1 P2 एक आर्क है, P1 P2 एक आर्क है, पर ये आर्क बहुत छोटी है, इसको स्ट्रेट लाइन मान सकता हूं। ठीक है, तो अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो P1 से P2 की जो दूरी है, P1 से जो P2 की दूरी है, P1 से P2 की दूरी है, इसको आप VDT बोल सकते हैं। P1 से जो P2 की दूरी है, इसको VDT। V क्या है? अरे V टोटल वेलोसिटी ऑफ द प्लैनेट है, और dt क्या है? टाइम इंटरवल। P1 से P2 जाने में कितना टाइम लगा? P1 से P2 जाने में dt टाइम लगा, तो P1 से P2 जाने में कितना टाइम लग रहा है? P1 से P2 जाने में dt टाइम लग रहा है। ठीक है, और अगर आप देखें SP1, S से लेके P1 तक कितनी दूरी है? वही S से लेके P1 तक जो दूरी है वो आपकी R है, SP1 इज R। अगर इस डायग्राम को और ध्यान से देखें, इस डायग्राम को मैं रीड्रॉ कर लेता हूं, इस डायग्राम को थोड़े से और ध्यान से देखते हैं। इसमें मैं P1 P2 गायब कर देता हूं, ध्यान से देखिएगा। वेलोसिटी के दो कंपोनेंट थे, वेलोसिटी का एक कंपोनेंट था परपेंडिकुलर टू द लाइन जॉइनिंग प्लैनेट। तो ये नीली वाली ब्लू कलर की टोटल वेलोसिटी है, उसका कंपोनेंट कितना था? ब्लू कलर की टोटल वेलोसिटी का कंपोनेंट था v परपेंडिकुलर, और ब्लू कलर की वेलोसिटी कितनी थी? ब्लू कलर की वेलोसिटी थी
ब्लू कलर की वेलोसिटी थी v, ठीक है। अगर आप ग्रीन वाला पॉइंट p1 और ग्रीन वाला पॉइंट p2 के बीच की दूरी देखें, ये दोनों ग्रीन पॉइंट्स के बीच की दूरी देखें, इन दोनों ग्रीन पॉइंट्स के बीच की दूरी कितनी थी? v मल्टीप्लाइड बाय dt। तो अगर आप P1 से लेके पॉइंट x पे देखें, P1 से लेके पॉइंट x, तो P1 से लेके पॉइंट x तक की दूरी कितनी कहलाएगी? P1 से लेके पॉइंट x की दूरी कहलाएगी v परपेंडिकुलर इनटू dt। जाहिर सी बात है, ये हमने कहां प्रूव किया था? अरे अभी अभी तो प्रूव किया था। v से v परपेंडिकुलर बनाया, तो अगर मैं इसको dt से मल्टीप्लाई कर दूं तो मैं इसको भी dt से मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसको भी dt से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो v dt क्या है? v dt तो एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द प्लैनेट है, क्योंकि v तो एक्चुअल वेलोसिटी है, वेलोसिटी को dt से मल्टीप्लाई कर दोगे तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी। v dt इज द एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द प्लैनेट। पर v परपेंडिकुलर इनटू dt क्या है? v परपेंडिकुलर इनटू dt डिस्प्लेसमेंट का वो कंपोनेंट है। कौन सा कंपोनेंट है? जो लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट एंड स्टार के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो रहा है। अरे भैया, परपेंडिकुलर वाली वेलोसिटी को अगर dt से मल्टीप्लाई करोगे तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आपको डिस्प्लेसमेंट मिलेगी। और v पैरेलल इनटू dt क्या है? v पैरेलल इनटू dt हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट ऑफ द प्लैनेट का कंपोनेंट टुवर्ड्स द स्टार। ठीक है, मुझे फिलहाल तो v परपेंडिकुलर से मतलब है, चलिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो अगर आप बहुत ध्यान से देखें, इस ट्राइंगल में अगर परपेंडिकुलर बना लूं, इस ट्राइंगल में मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लूं, इस परपेंडिकुलर को बोलता हूं h, तो h की वैल्यू ऑलमोस्ट कितनी हो जाएगी? h की वैल्यू ऑलमोस्ट हो जाएगी v परपेंडिकुलर इनटू dt, क्योंकि ट्राइंगल तो बहुत छोटा है, बहुत ही पतला सा ट्राइंगल है। मैथमेटिकल अप्रोक्सीमेशन ले ली हमने, ठीक है। और इस ट्राइंगल में अगर मैं बोलूं एरिया ऑफ ट्राइंगल एस P1 P2 DA, अमाउंट ऑफ एरिया स्वाइप्ड, एरिया ऑफ ट्राइंगल एस P1 P2, एस P1 और P2 के बीच में एस P1 और P2 के बीच में जो एरिया कवर्ड है उसको DA बोलते हैं। वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा हाफ बेस इंटू हाइट। राइट एंगल ट्राइंगल है भाई, हाफ बेस इंटू हाइट हो जाएगा। कैसे? ये मैं बनाने की कोशिश करता हूं। आपके पास है S, आपके पास है P1, हालांकि P1 P2 बहुत दूर नहीं है, P1 P2 काफी पास में है, और आपका ये जो परपेंडिकुलर है ये H है, और आपका ये जो बेस है ये R है। तो बेस की वैल्यू कितनी हो गई? बेस की वैल्यू हो गई R, और H की वैल्यू कितनी हो गई? H की वैल्यू तो ऊपर अपने निकाल रखी है, H की वैल्यू ऊपर हमने निकाल रखी है। H की वैल्यू कितनी हो गई? V परपेंडिकुलर इनटू dt। तो स्मॉल एरिया स्वाइप्ड कितना आ गया? हाफ बेस इंटू हाइट। हाइट कितनी है? V परपेंडिकुलर इंटू dt। ये आपका एरिया स्वाइप्ड है। तो बहुत ध्यान से देखिए, dA बाई dt कितना हो गया? dA बाई dt हो गया हाफ R इंटू वी परपेंडिकुलर। और हमने किया था कि R इंटू वी परपेंडिकुलर तो वैसे भी L अपॉन m होता है। L इज एंगुलर मोमेंटम ऑफ द प्लैनेट जो कि कांस्टेंट रहने वाला है, m इज द मास ऑफ द प्लैनेट जो कि कांस्टेंट रहने वाला है। ये कब प्रूफ किया था? अरे ये एंगुलर मोमेंटम में प्रूफ किया था। ध्यान से देखें, ये एंगुलर मोमेंटम में प्रूफ किया था, जब एंगुलर मोमेंटम को कांस्टेंट प्रूफ कर दिया था। तो आपका आ गया dA बाई dt कितना आ गया? आपका dA बाई dt आ गया हाफ ऑफ L बाई m, यानी कि L बाई 2m। L क्या है? एंगुलर मोमेंटम ऑफ द प्लैनेट अबाउट द स्टार, जो कि पूरे एलिप्टिकल ऑर्बिट में कभी भी कांस्टेंट है। m क्या है? मास ऑफ द प्लैनेट, जो कि पूरे एलिप्टिकल ऑर्बिट में कभी भी कांस्टेंट है। 2 तो 2 है, वो तो कांस्टेंट वैसे भी रहने ही वाला है। तो dA बाई dt अमाउंट ऑफ एरिया स्वाइप्ड बाय द पोजीशन वेक्टर ऑफ द प्लैनेट विद रिस्पेक्ट टू स्टार इज कांस्टेंट। तो dA बाई dt कांस्टेंट है, बहुत सिंपल सी बात है। dA बाई dt बराबर L बाई 2m। बड़ा ही स्पेशल रिजल्ट है ग्रेविटेशन का, जो कि बार बार यूज हो जाता है बढ़िया बढ़िया सवालों में। थैंक यू सो मच।